बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स क्लास 10 न्यू बुक 2026 यूरो नंबर 11 ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी वाला जो चैप्टर हमारा रिसेंटली भी ख़त्म हुआ है, आज हम इसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में दिए गए एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इसके अलावा एक्सरसाइज में दिए गए शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है ताकि आपको ये एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन और सीआरक्यूज जो है अच्छे से समझ भी आ जाएं और आपको जो है नोट्स भी प्रोवाइड कर दी जाएंगे जहाँ से देख के आपने ना मतलब लिखने हैं। उस नोट से मैं आपको पढ़ा दूंगा, तो आप साथ साथ बेशक नोट कर लेना। ठीक है। तो बहुत इजी वे में लिखे गए क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत फायदा देंगे और आपको बड़े इजीली याद हो जाएंगे। और पेपर एक्सरसाइज से काफी ज्यादा आता है। 9th में भी पेपर आपने देखा है एक्सरसाइज से ज्यादा सारा आया था, तो 10th में भी पेपर एक्सरसाइज से आएगा। तो एक्सरसाइज को आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना। एक्सरसाइज क्वेश्चन की बहुत अहमियत है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एमसीक्यू पढ़ते हैं। विच मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर रिक्वायर द डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन द पार्टिकल। अब ट्रांसफर ऑफ हीट के ना हमने तीन मेथड पढ़े हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। इसमें से कह रहा है कौन सा मेथड ऐसा है जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन द पार्टिकल रिक्वायर्ड होता है, मतलब पार्टिकल आपस में डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहे होते हैं। कन्वेक्शन है, कंडक्शन है, रेडिएशन है या इवेपोरेशन है। तो हमने पढ़ा था कि जो कंडक्शन है इसमें पार्टिकल जो है आपस में एक दूसरे के साथ वाइब्रेट करते हैं, टकराते हैं, तो कांटेक्ट इनका कंडक्शन में होता है। तो इसलिए 11वें एमसीक्यू में पहला जो है, 11वें चैप्टर के जो एमसीक्यू में पहला एमसीक्यू है 11.1, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं 11.2 पे। 11.2 की स्टेटमेंट देखते हैं। व्हाट कॉज द कन्वेक्शन करंट इन द लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड और गैसेस में हमने पढ़ा था कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं। वो उसकी रीजन क्या है, क्या वजह है कि वो कन्वेक्शन करंट लिक्विड और गैस में बनते हैं। पहला ऑप्शन है द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन ऑल डायरेक्शन हो रही होती, या राइजिंग ऑफ द वार्म रीजन एंड सिंकिंग ऑफ द कूलर रीजन, ये हो रहा होता अमल, या कंडक्शन ऑफ द हीट थ्रू मीडियम, या रिफ्लेक्शन ऑफ द हीट वेव हो रही होती। तो देखिए हमने पढ़ा था कि कन्वेक्शन करंट ये होता है कि गर्म एयर का ऊपर की तरफ जाना, गर्म लिक्विड का ऊपर की तरफ जाना और ठंडे का नीचे की तरफ आना। तो इन चारों में जो सूट कर रहा है ना इसको ऑप्शन, वो है बी, राइजिंग ऑफ द वार्म रीजन एंड सिंकिंग ऑफ द कूलर रीजन। तो ये रीजन है कन्वेक्शन करंट की। तो बी ऑप्शन 11.2 एमसीक्यू आप करेक्ट लगा दें। तीसरा एमसीक्यू है 11.3, द नेचुरल फिनोमिना कॉज्ड बाय द कन्वेक्शन करंट इज। कन्वेक्शन करंट के जरिए जो कुदरती तौर पर होने वाला अमल है वो कौन सा है। जल्जला आ जाता है, अर्थक्वेक, या लैंड एंड सी ब्रीज, मैग्नेटिक फील्ड, या सोलर इक्लिप्स। सूरज गिरना होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, या लैंड और सी ब्रीज चलती। तो हमने पढ़ा था लैंड और सी ब्रीज जो है ये कन्वेक्शन करंट्स की वजह से है। तो इसलिए तीसरे एमसीक्यू 11.3 का भी आप बी ऑप्शन करेक्ट लगा दें। उसके बाद चलते हैं 11.4 एमसीक्यू की तरफ। इसमें वो कह रहा है हाउ डज हीट ट्रांसफर अकर थ्रू द रेडिएशन। रेडिएशन में हीट ट्रांसफर कैसे होती है जी। थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट, या थ्रू द मूवमेंट ऑफ द हीटेड फ्लूइड, या थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विदाउट नीडिंग अ मीडियम, या थ्रू एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। तो हमने पढ़ा हुआ है कि ये जो रेडिएशन है ना, रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है विदाउट एनी मीडियम। उसकी डेफिनेशन भी रेडिएशन की यही है। तो सी ऑप्शन 11.4 एमसीक्यू का सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद पांचवा एमसीक्यू है द सरफेस विच एब्जॉर्ब एंड एमिट द मोस्ट ऑफ द रेडिएशन इज। कौन सी सरफेस है जो कि ज्यादातर रेडिएशन को एमिट और एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है। और एमसीक्यू में जो ऑप्शन दिए गए हैं वो स्मूथ एंड शाइनी सरफेस है, या डार्क या रफ सरफेस है, ट्रांसपेरेंट या थिन सरफेस है, पॉलिश्ड या वाइट सरफेस है। तो ये जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था ना तो आपको याद होगा पेज 26 पे मैंने ये एमसीक्यू मार्क भी कराया हुआ है। ठीक है। डल एंड डार्क कलर्ड सरफेस आर गुड एट एब्जॉर्बिंग एंड एमिटिंग द इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो इसलिए पांचवे का बी ऑप्शन, डार्क एंड रफ सरफेस। उसके बाद छठा है व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द अर्थ टेम्परेचर रेगुलेशन। अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने पे ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या रोल है। इट अलाउ द हीट टू एस्केप इनटू द स्पेस। ये हीट को अलाउ करता है कि वो स्केप में स्पेस में एस्केप हो जाए, या इट ब्लॉक द हीट फ्रॉम द एंटरिंग इन द एटमॉस्फेयर, या हीट को एंटर होने में एटमॉस्फेयर में एंटर होने से रोकता है, या इट ट्रैप हीट टू मेंटेन द स्टेबल टेम्परेचर, या ये हीट को रोकता है, ट्रैप कर लेता है ताकि टेम्परेचर जो है मेंटेन रहे, या इट कॉज द इमीडिएट कूलिंग ऑफ द सरफेस। देखें ये सी वाला ऑप्शन है कि टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हीट को ट्रैप करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। यही तो हमने पढ़ा था ग्रीन हाउस इफेक्ट लास्ट टॉपिक में, कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए जिंदा रहने के लिए अर्थ पे ये जरूरी है।
11.7 है, द सन्स हीट रीचेज द अर्थ। सूरज से जो हीट रेस जमीन पे आती है, ये किस तरह आती है? कंडक्शन से आती है, कन्वेक्शन से आती है, या रेडिएशन से आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू, या रफ रिफ्लेक्शन या थ्रू रिफ्लेक्शन ऑफ मून आती? तो ये रेडिएशन से आती है, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बड़ा आसान से एमसीक्यू थे सारे। तो ये एमसीक्यू तो हो गए कंप्लीट। अब उसके बाद ही हमारे पास है नेक्स्ट, ये 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इन 8 शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए मैंने नोट्स बना लिए, मैं आपको नोट्स पढ़ाऊंगा, बड़े आसान वर्डिंग में मैंने आंसर लिखे हैं आपके लिए, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो सबसे पहला ही शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो है, व्हाट आर द 3 प्राइमरी टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर? हीट ट्रांसफर के जो पहले 3 प्राइमरी मेथड है वो क्या है? तो हीट ट्रांसफर के 3 मेथड है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो देखिए पहले क्वेश्चन का आप सिर्फ इतना सा ही आंसर दे देंगे कि हीट ट्रांसफर के तीनों मेथड्स के नाम लिख देंगे बस। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज हीट ट्रेवल फास्टर इन मेटल्स कंपेयर टू नॉन मेटल्स? कह रहे कि मेटल में हीट जो है नॉन मेटल के मुकाबले में ज्यादा तेजी से क्यों ट्रेवल करती? ठीक है, फास्टर क्यों हीट ट्रांसफर होती है मेटल्स में, नॉन मेटल में क्यों नहीं होती? तो देखिए मेटल्स में हीट ट्रांसफर फास्ट होने की कुछ रीजंस हैं, वो रीजन आप यहाँ मेंशन कर देंगे। मेटल कंटेन फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन एंड क्लोजली पैक्ड पार्टिकल। तो उसके जो पार्टिकल है क्लोजली पैक हैं और फ्रीली मूविंग उसमें इलेक्ट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूविंग है ना, ये नॉन मेटल में नहीं होते। अब ये फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करते हैं? दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर एनर्जी क्विकली बिटवीन द पार्टिकल। तो यही तो एनर्जी पार्टिकल्स के दरमियान क्विकली ट्रांसफर करने का बाइस बनते हैं। अब नॉन मेटल में ये है नहीं, तो वहाँ कैसे होगी ट्रांसफर क्विकली? Therefore, heat travel faster in metals compared to non-metals। देखिए कितना आसान वे में आंसर लिखा है, इस तरह करके आप आंसर लिखें और तैयार करने में भी आसानी होगी। आगे, हाउ डज कन्वेक्शन ट्रांसफर द हीट इन लिक्विड एंड गैसेज? हमने पढ़ा था ना कन्वेक्शन जो है वो लिक्विड और गैसेज में होती है। तो उसमें ये कैसे, मतलब सारा प्रोसेस बताना है कि कैसे वो हीट को ट्रांसफर करते हैं लिक्विड और गैस, इस अमल को यूज करते हुए, कन्वेक्शन का जो अमल है। तो इसका आंसर लिखेंगे आप, हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। तो इसमें एक्चुअली मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, मॉलिक्यूल मूव करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने वो एक्टिविटी में देखा था कि एक हमने बीकर लिया था, उसके अंदर वाटर लिया था, उसके अंदर हमने पोटाशियम परमंगनेट के एक पाउडर पिंक कलर का डाला था, उसको हीट किया था। हीट होने की वजह से तो पार्टिकल जो है वो ऊपर की तरफ मूव किए थे, ऊपर से ठंडी हवा, जो ठंडा पानी था वो ऊपर से नीचे, ऐसे ऐसे करके हीट ट्रांसफर हुई, पार्टिकल एक्चुअली मूव कर रहे थे लिक्विड के। तो आप ये लिख देंगे कि एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल से हीट ट्रांसफर होती है कन्वेक्शन में। जो हीटेड है, मतलब जब आप हीट करते हो ना, तो जैसे लेस डेंस, मतलब चीज की डेंसिटी कम हो जाती है। हीटेड फ्लूइड, मतलब जो लेस डेंस है फ्लूइड, वो राइजेस, वो ऊपर उठता है, वाइल द कूलर जो डेंसर, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ऊपर जो होता है पानी, वो नीचे की तरफ मूव करता है। ठीक है, दिस कंटिन्यूअस मूवमेंट क्रिएट अ कन्वेक्शन करंट दैट ट्रांसफर हीट। तो इसकी वजह से कन्वेक्शन करंट क्रिएट हो जाता है जो कि हीट को ट्रांसफर करवा देता है। 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। व्हाट नेचुरल फिनोमिना कॉज द लैंड एंड सी ब्रीज? कहते हैं वो कौन सा कुदरती अमल है जो कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का बाइस बनता? तो दे आर कॉज बाय द कन्वेक्शन करंट। तो कन्वेक्शन करंट वो नेचुरल फिनोमिना है जो कि डेली लाइफ में हो रहा है, इसकी वजह से लैंड और सी ब्रीज बनती है। लैंड और सी ब्रीज बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए, ये आपने लाजमी तैयार करना है। तो इसके हम एक्सप्लेनेशन थोड़ी लिखेंगे। ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम क्या होता है, लैंड हीट अप फास्टर। आपको पता है लैंड की हीट कैपेसिटी जमीन की बड़ी कम है, तो बड़ी जल्दी गर्म हो जाती है, रात को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो जल्दी गर्म हो जाती है। देन सी, समंदर के मुकाबले में, समंदर में चूंकि पानी है, पानी की हीट कैपेसिटी ज्यादा है, तो इसलिए वो जल्दी हीट अप नहीं होता। अब इससे होता क्या है, कॉजिंग द एयर अबाउ द लैंड टू राइज। अब क्योंकि जमीन के ऊपर जो एयर है वो गर्म हो गई है, तो बड़ा जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ उठती है, तो इसलिए वो क्या हो जाएगी, लैंड की जो एयर है वो राइज होगी। एंड कूलर एयर फ्रॉम द सी। अब जो समंदर का इलाका है वहां पे तो एयर जो है वो ठंडी है, तो समंदर से हवा फिर वो चलेगी, उसकी जगह जो एयर की एयर, जो लैंड वाला एरिया ना, वहां पे जो एयर ऊपर की तरफ उठ गई है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए समंदर से हवा उधर की उस तरफ जाएगी, जमीन की तरफ। उसको हम कहेंगे सी ब्रीज। और रात को उलट अमल होता है, एट नाइट द प्रोसेस रिवर्सिस, वो लैंड ब्रीज चलेगी। ठीक है, तो इस तरह करके आप इसका आंसर दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू द बर्ड्स एंड ग्लाइडर्स? परिंदे और ये जो ग्लाइडर होते हैं छाता बरदार, टेक द एडवांटेज ऑफ द कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट का कैसे एडवांटेज लेते हैं? ये जो परिंदे उड़ते हैं ना, ये कन्वेक्शन करंट की वजह से होता है। ठीक है, और इस तरह ग्लाइडिंग का जो स्मॉल एरोप्लेन आप देखते हैं होता है छाता बरदार, ऐसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आता है, तो वो सारा कन्वेक्शन करंट पे चल रहा होता है अमल।
दे यूज थर्मल्स, वो थर्मल्स को यूज करते हैं। थर्मल्स क्या होती है? ये अपवर्ड करंट्स ऑफ वार्म एयर, ये जो वार्म एयर होती है वो डेंसिटी कम होने की वजह से ऊपर की तरफ उठती है, इसको थर्मल कहते हैं। तो वो थर्मल्स को यूज करते हैं टू गेन द एल्टीट्यूड, वो बुलंदी की तरफ जाते हैं, एंड स्टे अलोफ्ट विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स। आप देखते हैं कुछ परिंदे होते हैं वो अपने पैरों को ऐसे हिलाते भी नहीं है और ऐसे ही उड़ते जा रहे होते हैं, ठीक है। वो कैसे उड़ रहे होते हैं? वो थर्मल्स का एडवांटेज लेते हैं, जो कि हॉट एयर करंट्स की वजह से क्रिएट होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज रेडिएशन एंड हाउ डज इट ट्रांसफर हीट? रेडिएशन क्या है और ये हीट को कैसे ट्रांसफर करवाती है? उसका आंसर है, रेडिएशन क्या होती है, पहले उसका आंसर लिखते हैं। रेडिएशन इज अ हीट ट्रांसफर। रेडिएशन में पता है कि हीट ट्रांसफर का एक मेथड है जिसमें हीट ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है विदाउट नीडिंग अ मीडियम टू ट्रेवल। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की जरूरत, अब स्पेस में कोई पार्टिकल नहीं होते तो स्पेस से जो है वो हीट ट्रांसफर होती है अर्थ पे थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विदाउट नीडिंग अ मीडियम। मीडियम की जरूरत नहीं है, हीट ट्रांसफर हो जाए, उसको हम कहते हैं रेडिएशन। अब उसके बाद ये है कि हाउ डज इट हीट ट्रांसफर द हीट, ये हीट को कैसे ट्रांसफर करती है? हीट एनर्जी ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेज। तो इंफ्रारेड रेज की शक्ल में हीट एनर्जी ट्रेवल होती है फ्रॉम हॉट टू अ कोल्ड कूलर वन। अब सूरज हॉट है, अर्थ कूलर होती है, तो हॉट से अर्थ की तरफ हीट ट्रांसफर होती है हॉट से कोल्ड एंड पे इंफ्रारेड रेज की शक्ल में। तो वेव की बजाय यहाँ रेज वर्ड लिखना बेटर है, क्योंकि सूरज से आने वाली जो रेज होती है ना उनको इंफ्रारेड रेज कहते हैं। उसके बाद 11.7 क्वेश्चन है जी, व्हाई डज द डल ब्लैक सरफेस एमिट एंड एब्जॉर्ब मोर रेडिएशन देन द शाइनी सिल्वर्ड सरफेस? क्या रीजन है कि जो डल ब्लैक सरफेस है ना ये ज्यादा रेडिएशन एमिट और एब्जॉर्ब करती है शाइनी सरफेस के मुकाबले में, शाइनी सिल्वर सरफेस? इसका आंसर हम लिखेंगे, जो डल ब्लैक सरफेस है तो बेटर एमिटर एब्जॉर्बर ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशंस को ज्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब और एमिट कर सकती। नंबर 2 है, शाइनी सिल्वर्ड सरफेस आर पुअर एमिटर एंड एब्जॉर्बर ऑफ गुड एब्जॉर्बर बट गुड रिफ्लेक्टर। जो शाइनी सिल्वर सरफेस होती है ना वो एक तो पुअर एमिटर है, मतलब एमिट भी अच्छा नहीं करती, एब्जॉर्ब भी अच्छा नहीं करती, बल्कि वो रिफ्लेक्टर अच्छी है, मतलब लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। Hence, dull black surface emit and absorb more radiation than the shiny silver surface। तो हम इस तरह करके हम लिख देंगे कि जो डल ब्लैक सरफेस है ना वो बेटर एमिटर है, एमिट भी अच्छा करती है रेडिएशन को, एब्जॉर्ब भी अच्छा कर लेती है सूर्य से आने वाली जो रेडिएशन इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है जी, हाउ डज द ग्रीन हाउस इफेक्ट हेल्प टू रेगुलेट द अर्थ्स टेम्परेचर? जो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये हमारे ज़मीनी टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करने में मदद करता है हमारी? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट ट्रैप्स सम ऑफ सन्स आउटगोइंग हीट। तो सूरज से हमने देखा था रोशनी आती है जमीन पे टकराती है, कुछ वो जज़ब हो जाती है फोटोसिंथेसिस के लिए, बाकी जो हीट होती है ना वो दोबारा एमिट होती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं जो कि फिजा में मौजूद है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स हैं, वो जो आउट गोइंग हीट होती है ना उसको ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। इंफ्रारेड रेडिएशंस जो होती हैं आउट गोइंग उनको वो रोक लेती हैं इन दी फॉर्म ऑफ इन दी एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर में रोक लेती हैं, जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो लाइफ के लिए सूटेबल हो जाता है, ठीक है। तो कीपिंग द अर्थ वार्म इनफ फॉर द लाइफ। और उसके बाद नेक्स्ट कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस करते हैं। तो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो बुक में दिए हुए हैं वो 5 हैं, ठीक है। अब हम इनका सोल्यूशन देखते हैं। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्यूरिंग द लेज़ली क्यूब एक्सपेरिमेंट। और लेज़ली क्यूब एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था, ये एक ऐसी मेटल बॉक्स होती है जिसमें डिफरेंट सरफेसेस होती हैं, सिल्वर्ड होती है, डल ब्लैक होती है, ठीक है ना, उसको कहते हैं लेज़ली क्यूब। और लेज़ली क्यूब एक्सपेरिमेंट के दौरान हमने क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाई डज अ डल ब्लैक सरफेस रेडिएट मोर हीट? डल ब्लैक ने क्यों ज़्यादा हीट खारिज की थी देन अ शाइनी सिल्वर वन, इवन दो दे आर एट द सेम टेम्परेचर। कहता है अगरचे दोनों का टेम्परेचर सेम था लेकिन रेडिएट ज्यादा एनर्जी क्यों की डल ब्लैक ने? ये क्वेश्चन पहले 2 दफा पढ़ चुके हैं हम कि वो गुड एब्जॉर्बर और गुड रेडिएटर ऑफ हीट है नेचुरली। तो आप क्या लिखेंगे, इट इज बिकॉज डल ब्लैक सरफेस इज अ गुड एमिटर ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। ये इंफ्रारेड रेडिएशन, देखिए ना यहाँ पे इंफ्रारेड रेडिएशन लिखा हुआ है, वहां गलती से वेव लिखा गया,
तो इसलिए मैंने वो करेक्ट करा दी। इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं एक्चुअली। इट आल्सो एब्जॉर्ब मोर हीट फ्रॉम द हॉट वाटर इनसाइड द लेज़ली क्यूब। तो वो एक तो गुड एब्जॉर्बर और एमिटर है इंफ्रारेड रेडिएशंस का, और दूसरा वो जो हॉट वाटर होता है इनसाइड लेज़ली क्यूब उससे भी फिर वो हीट एब्जॉर्ब करता है, कीपिंग इट वार्मर। शाइनी सिल्वर शाइनी सरफेस इज अ पुअर एमिटर, तो वो पुअर एमिटर है, ठीक है। और उसके बाद वो गुड रिफ्लेक्टर ऑफ द रेडिएशन, और रेडिएशन को रिफ्लेक्ट भी कर देता है, ठीक है। सो इट एमिट लेस इवन एट द सेम टेम्परेचर। तो अगरचे दोनों का टेम्परेचर सेम था, लेकिन उसने जो है कम हीट एमिट की सेम टेम्परेचर पे भी। तो डल ब्लैक जो है वो गुड एमिटर इसलिए है क्योंकि वो गुड एब्जॉर्बर भी है, ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो ज़्यादा एमिट करेगा। अब ये जो सिल्वर शाइनी सरफेस है ये तो पुअर एमिटर है और गुड रिफ्लेक्टर है, तो ये एब्जॉर्ब नहीं करती, तो ये रिफ्लेक्ट करती है, तो इसलिए फिर ये एमिट भी कम करेगी, तो इसलिए इट विल एमिट लेस हीट इवन एट द सेम टेम्परेचर। तो इसे करके हम इसका आंसर लिख देंगे। उसके बाद 11.2 है, हाउ डज द साइज सरफेस एरिया वगैरह ऑफ द रेडिएटर अफेक्ट द अमाउंट ऑफ हीट इट एमिट। कह रहा है कि ना कोई चीज़ जो है वो कितनी हीट एमिट करेगी वो कैसे साइज पे डिपेंड करती है। एक्सप्लेन यूजिंग द रियल वर्ल्ड एग्जांपल। रियल वर्ल्ड एग्जांपल से एप्लीकेशन, एक कोई एग्जांपल भी उसकी देनी है, ठीक है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे अ लार्ज सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया लार्ज होगा ना, इसका मतलब मोर पार्टिकल मींस मोर पार्टिकल रेडिएटिंग एनर्जी, इसका मतलब ज़्यादा पार्टिकल एनर्जी खारिज कर रहे होंगे अगर लार्ज सरफेस एरिया आ रहा है तो। रेडिएटर्स इन होम, घरों में जो रेडिएटर्स होते हैं, हैव मैनी थिन फिन्स। ये फिन्स लिखा हुआ है FIN, सब आपको नजर आ गया होगा। यो हैव मैनी थिन फिन्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो उसमें जो है ना वो बारीक बारीक प्लेटें लगी होती हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। अब इससे होता क्या है, सो दे कैन एमिट मोर हीट, ताकि वो ज़्यादा हीट खारिज करें, एंड वार्म द रूम फास्टर, और कमरे को जल्दी गर्म कर दें। तो हाउ डज साइज अफेक्ट द अमाउंट ऑफ हीट एमिट। तो जितना ज़्यादा साइज होगा ना किसी चीज़ का, उसके ज़्यादा पार्टिकल ज़्यादा एनर्जी रेडिएट करेंगे, तो वो ज़्यादा एनर्जी हमें रिलीज देखने को मिलेगी। अब इसकी एग्जांपल क्या थी, जो रियल लाइफ एग्जांपल क्या है कि जो रेडिएटर्स होते हैं जहाँ से हीट खारिज होती है हमारे घरों में, जो रेडिएटर्स होते हैं, हीटर वगैरह, उसके अंदर क्या मैनी थिन फिन्स, छोटी छोटी मतलब पत्तियां सी लगी होती हैं, पतरियां, और वो क्या करती हैं, इंक्रीज द सरफेस एरिया, से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और फिर वो ज़्यादा हीट खारिज करते हैं और कमरा जल्दी गर्म हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, वाई इज कन्वेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन सॉलिड। कन्वेक्शन सॉलिड्स में क्यों नहीं होती, गैसेज और लिक्विड में तो कन्वेक्शन में पड़ा होती है। एंड हाउ डू कन्वेक्शन करंट इन लिक्विड एंड गैसेज compensate for their poor thermal conductivity। क्वेश्चन ये है कि सॉलिड में एक तो कन्वेक्शन क्यों नहीं होती, और ये बताना है कि ये जो कन्वेक्शन करंट होता है लिक्विड और गैसेस में बनता है, कन्वेक्शन करंट भी हॉट लिक्विड और हॉट एयर लेस डेंस होने की वजह से ऊपर जाती है, और जो ग्रेटर डेंस एयर और लिक्विड है वो नीचे फ्लो करता है, एयर करंट्स बनते हैं और लिक्विड करंट्स वगैरह। कह रहा है कि ये जो कन्वेक्शन करंट है लिक्विड और गैसेस में, ये किस तरह कंपनसेट करता है उनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी लिक्विड और गैसेस की नहीं ना होती, थर्मल कंडक्टिविटी, उनकी कंडक्शन की सलाहियत नहीं होती, तो उसको ये कैसे कंपनसेट फिर करता है। इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर फिक्स्ड। आंसर हम यूँ लिखेंगे कि सॉलिड में एक तो मॉलिक्यूल फिक्स होते हैं, एंड कैन नॉट मूव, वो हरकत नहीं करते। देयरफॉर कन्वेक्शन इज नॉट पॉसिबल, तो कन्वेक्शन तो वहाँ हो नहीं सकती। कन्वेक्शन इज नॉट पॉसिबल क्योंकि कन्वेक्शन में पार्टिकल्स का मूव करना जरूरी है, तो वो मूव नहीं करते, वो फिक्स है। तो सॉलिड में तो नहीं हो सकती कन्वेक्शन। इन फ्लूइड्स, फ्लूइड्स कहते हैं लिक्विड और गैस को। फिजिकल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, फिक्स नहीं होते पार्टिकल। कैरी द हीट इफेक्टिवली कंपनसेटिंग द पुअर थर्मल कंडक्टिविटी, तो फिर वो जो उनकी थर्मल कंडक्टिविटी पुअर थी उसको कंपनसेट कर लेते हैं कि ये जो पार्टिकल्स है ना फ्लूइड के, वो इफेक्टिवली हीट को कैरी करते हैं मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स की वजह से। तो ये जो मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल है ना, फिजिकल मूवमेंट लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स की, वो पुअर थर्मल कंडक्टिविटी को कंपनसेट कर जाता है। तो ऐसे करके आप इसका आंसर लिख दें। 11.4, हाउ डू बर्ड्स, परिंदे जो हैं जैसे कि ईगल और ये जो ग्लाइडर, छाता बरदार उर्दू में इसको बोलते हैं, मैनेज टू फ्लाई अलोफ्ट विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स फॉर आवर्स।
कह रहा कि परिंदे क्यों बगैर अपने पर को हिलाए और ग्लाइडर्स काफ़ी काफ़ी घंटे तक हवा में कैसे उड़ते रहते हैं, वो क्या चीज़ है जो उनको हवा में रखती है लंबे अरसे तक। तो इसका क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो कन्वेक्शन करंट जो थर्मल्स बनते हैं उसको यूज़ करता है। ईगल्स एंड ग्लाइडर यूज़ कन्वेक्शन करंट कॉल्ड थर्मल्स। तो ये उनको यूज़ करते हैं थर्मल्स को। वार्म एयर राइजेस ड्यू टू कन्वेक्शन क्रिएटिंग अपवर्ड करंट्स। तो वार्म एयर ऊपर उठती है, अपवर्ड करंट पैदा होते हैं। बर्ड्स एंड ग्लाइडर सर्कल इन दीज थर्मल्स। तो ये थर्मल्स बनते हैं ना, ये जो बर्ड्स और ग्लाइडर हैं उसके ऊपर सर्कल, मतलब उसके अंदर अपने आप को समा लेते हैं, ठीक है। टू गेन एल्टीट्यूड, और वो बुलंदी पे चले जाते हैं। स्टे इन एयर विदाउट फ्लैपिंग, और हवा में रहते हैं विदाउट फ्लैपिंग, मतलब कोई मतलब उनको पर भी नहीं हिलाना पड़ते, कोई उनको दुश्वारी नहीं होती। तो हिले जुले बगैर वो हवा में ही लंबे अरसे तक रहते हैं थर्मल्स को यूज़ करते हुए। उसके बाद है जी 11.5, वाइड अ हॉट मेटल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन अ कूलर रूम। कह रहा है कोई हॉट मेटल ऑब्जेक्ट है, मेटल का बना हुआ ऑब्जेक्ट है, गर्म है, वो कूलर रूम ठंडे रूम में है, इवेंचुअली कूल डाउन, थोड़ी देर बाद ठंडा क्यों हो जाता है। एक्सप्लेन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिएशन एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इसका आंसर हमने देना रेडिएशन के कॉन्सेप्ट के साथ और थर्मल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर पढ़ने से पहले मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जिन नोट्स मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आप इन नोट्स का पीडीएफ लेके खुद पढ़ना चाहते हैं, लिखते नहीं हैं, आपसे लेक्चर नोट नहीं कर होता, आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आपको फुल बुक पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट में आप 100 रुपीज़ सेंड कर दें, तो ₹100 में आपको फुल बुक पीडीएफ प्रोवाइड किया कर दिया जाएगा। तो आप चाहे उसका प्रिंट लेके पढ़ लें या फिर आप उसको मोबाइल में रख के पढ़ लें, वो आपकी मर्जी है। तो आप ₹100 में इस नंबर पे इजी पैसा सेंड करके, इसी नंबर से आप कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप पे ये पूरी बुक के नोट्स ले सकते हैं। तो अब इसका आंसर पढ़ते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम और रेडिएशन के कॉन्सेप्ट में आंसर देना है कि कोई मेटल ऑब्जेक्ट जो कि हॉट है, ठंडे कमरे में रखने से वो ठंडी क्यों हो जाती है। तो द ऑब्जेक्ट रेडिएट मोर हीट, अरे वो ऑब्जेक्ट ज़्यादा हीट खारिज करता है देन इट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग। कह रहे कि जब वो ऑब्जेक्ट जो कि गर्म है, अगर हमने उसको ठंडे कमरे में रख दिया है ना, तो उस सूरत में वो ज़्यादा हीट खारिज करेगा, क्योंकि वो गर्म है। तो गर्म ज़्यादा है, कमरा ठंडा है, तो ज़ाहिर बात है वो अपने आप को कमरे के टेम्परेचर के बराबर लाने की कोशिश करेगा, अपने अंदर जो इजाफी हीट है उसको ज़्यादा खारिज करेगा। तो इट विल रेडिएट मोर हीट देन इट एब्जॉर्ब। हमने पढ़ा ना, हर चीज़ हीट एब्जॉर्ब भी करती है सेम टाइम, और इवॉल्व भी करती है, रेडिएट भी करती है। तो जो गर्म मेटल ऑब्जेक्ट है ना, वो ज़्यादा हीट रेडिएट करेगा देन इट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग, अंटिल उस वक्त तक इट रीचेज द थर्मल इक्विलिब्रियम, जब तक उसमें थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है रूम और उसका टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। इनिशियली इट लूज मोर हीट, शुरू में तो वो ज़्यादा हीट लूज करेगा, देन इट गेन, जितनी वो गेन कर रहा है उसके मुकाबले में ज़्यादा लूज करेगा। एज इट कूल, जब वो ठंडा हो जाएगा ना मेटल ऑब्जेक्ट, द रेट ऑफ हीट लॉस डिक्रीज, फिर वो हीट लॉस जो कर रहा है ना उसका रेट कम हो जाएगा, मतलब डिक्रीज प्लस कम हो जाएगा, फिर वो कम हीट खारिज करेगा, until उस वक्त तक इट इक्वल्स द रेट ऑफ हीट गेन फ्रॉम द सराउंडिंग। तो यहाँ तक कि हीट सराउंडिंग से गेन करने का जो रेट है ना वो इक्वल हो जाएगा, मतलब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। पहले जब वो गर्म होगा तो ज़्यादा हीट खारिज करेगा, जब कम करेगा, फिर जब उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के इक्वल आ जाएगा, फिर उसकी जो हीट लॉस की एबिलिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे शॉर्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन और एक्सरसाइज एमसीक्यूज जो आज हमने देखे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें। इस चैनल पर मैथ और केमिस्ट्री के भी लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, उनको भी देखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। अल्लाह हाफिज़।